ऑल राइट गाइज, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अगर हम देखें, एक कॉन्सेप्ट है राइट्स यानी अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें हमने न्याय के सिद्धांत को, न्याय की जो अवधारणा है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा हमने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया था। और इसी श्रृंखला को, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। राइट्स पर ये हमारा पहला लेक्चर है, और इसमें हम देखेंगे कि राइट्स की क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद जो भी थेरीज़ हैं, सिद्धांत हैं ने अधिकारों को लेकर के, राइट्स को लेकर के, जिसकी फॉर एग्जांपल आप लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें डेफिनेशन के बारे में, तो हमें वो डेफिनेशन पढ़नी है जिसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया हो। राइट्स एक बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसके कई वेरिएंट्स हैं, कई प्रकार हैं। और जब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ें तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वो कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो राइट्स के बारे में बात करते हैं। और अगर हम पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस में करें और देखें, तो उसमें आप देखेंगे प्रोफेसर लास्की, जो उन्होंने एक बुक लिखी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वहाँ से उनके कुछ स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी थिंकर्स हैं, उनकी डेफिनेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने इंक्लूड किया है। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्की की डेफिनेशन है, एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। इसका मतलब यह है कि एक राज्य अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को जिस तरीके के अधिकार जो है प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, राइट्स, उसी के तौर पे वो जाना जाता है। कैसे कि सपोज़ कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे लोग अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम लिबर्टी को, मैक्सिमम राइट्स को जो है इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या कि सपोज़ एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे राज्य ने अपने नागरिकों की बोलने की आज़ादी, जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो उनकी सिविल लिबर्टीज़ हैं, उन पे प्रतिबंध लगा के रखा है। तो हमें ये देख रहे हैं कि अधिकार जो हैं, जो राइट्स हैं, वो स्टेट टू स्टेट वेरीज़ करती हैं। एक स्टेट जैसा होता है, मतलब जैसा उसका नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करता है। ये तो एक मतलब पर्सपेक्टिव हो गया लास्की का। लेकिन आम तौर पे अगर हम आपसे पूछे अगर कोई कि राइट्स किसे कहते हैं, अधिकार क्या हैं, व्हाट इज़ राइट, तो एक सिंपल, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है राइट्स की, वो ये है कि जो राइट्स हैं वो क्या हैं, वो एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्ति के क्लेम हैं। अधिकार क्या है? एक व्यक्ति का क्लेम है, एक दावा है, और उस क्लेम को वो किससे करता है? सोसाइटी से करता है। सोसाइटी के सामने ये बात रखता है कि मतलब आमतौर पे आप देखें कि जो इंसान है वो एक सोशल क्रिएचर है, सोशल एनिमल है, और समाज में ही रह कर के वो अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। और अगर हम बात करें एक इंसान की कौन सी एक्टिविटी जो है एक्सेप्टेबल है, और कौन सी एक्टिविटी एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, उसको समाज तय करता है। जो समाज की नैतिकता है, जो सोशल मोरालिटी है, वो सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करती है। मतलब अलग अलग समाज की जो नैतिकता है, जो मोरालिटी जो है, वो अलग अलग हो सकती हैं। और हर एक समाज जो है, हर एक समाज में व्यक्ति कुछ दावे करता है, कुछ क्लेम्स करता है, और बाद में फिर उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। और हम देखते हैं कि उन्हीं राइट्स को जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट, उन्हीं क्लेम्स को जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है, बाद में जो उसको स्टेट के ज़रिए से एक तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, जब स्टेट उस क्लेम को प्रिजर्व करना शुरू कर देता है, तो वो राइट्स एक तरह से एक ओवर और एक कंप्लीट राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट की अगर देखें तो उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। एक तो पहला कि इंडिविजुअल है, दूसरा सोसाइटी है, और तीसरी उसमें स्टेट है।
फिरोज कुछ कह रहे हो आप? और लाइक, हाँ हाँ ठीक है, आप आपने जो डिफिनेशन लिखी है वो अच्छी है। तो जैसे कि यहाँ पे बेसिकली तीन वेरिएबल्स है, तीन, ये जो ओवरऑल जो राइट की एक्टिविटी है उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड हैं, इंडिविजुअल, स्टेट और सोसाइटी। इन्हीं के बीच में एक्टिविटीज़ होती है। और अगर हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से जो है बोसांके हैं, उन्होंने लिखा है कि ए राइट इज़ ए क्लेम, अधिकार क्या है, एक दावा है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। मतलब क्या कि अधिकार जो है एक क्लेम है, एक दावा है एक व्यक्ति का, इसको समाज क्या करता है, उसको पहचान देता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, और स्टेट उसको इन्फोर्स करता है। आप देखें, मैंने अब जैसे अभी आपको कहा कि सोसाइटी टू सोसाइटी जो है राइट्स जो हैं, जो मोरालिटी है, जो सोसाइटल मोरालिटी है, वो चेंज हो, मतलब अलग अलग होती है। और जैसे जैसे ही व्यक्ति के दावों को समाज स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता जाता है, वैसे वैसे क्या है कि जो राइट्स हैं उनको रिकग्निशन मिलता जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम देखें, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इंडिया में अब क्या है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, वो शादी आपस में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि अब जो है यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया है अपने न्यायिक फैसलों में, अपने जुडिशियल वर्डिक्ट में। तो एक तरीके से यहाँ पे इसको रिकॉग्निशन मिल गया है। पहले इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ें परमिसेबल नहीं थी। तो किसी भी क्लेम को, किसी भी दावे को जो है राइट्स में बदलने के लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, और उसके बाद जो है उसको स्टेट प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती भी है, लेकिन स्टेट उसको प्रिजर्व नहीं करता। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट्स जो है सोसाइटल मोरालिटी के अगेंस्ट आकर के, समाज की जो नैतिकता है उसके आगे आकर के, जो है उससे भी कहीं आगे आकर के स्टेट कुछ चीज़ों को, कुछ राइट्स को प्रोवाइड कर देता है। आप देखें कि जैसे कुछ दिन पहले एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में औरतों की जो एंट्री है उसको अलाउ कर दिया था। तो फिर देखिए, हालांकि उस चीज़ को सोसाइटी के लेवल पे रिकग्निशन नहीं उतनी मिली हुई है, लेकिन फिर भी आप देखें कि आपने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स देखे होंगे, फैसले देखे होंगे, उसमें एडल्ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। एडल्ट्री को भी सुप्रीम कोर्ट ने परमिसिबल कर दिया है। तो हालांकि आज भी इंडियन सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, इस पर कभी हम आगे बात करेंगे, जब कभी इस तरह की चीज़ों पर बात करेंगे। बेसिकली ये ओवरऑल ये जो कन्वर्सेशन है उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो राइट्स हैं वो क्या हैं, कि एक क्लेम है, इसको समाज स्वीकार करता है और स्टेट उसको इन्फोर्स करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम बात करें डेफिनेशन की, जो लास्की की है, वो डिफाइन करते हैं, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो वन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। वो कहते हैं कि अधिकार जो है वो सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लास्ट की कंडीशन के तौर पे, जैसे एक कंडीशन के तौर पे जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसको देखा, राइट को एक अलग फॉर्म में देखा। यहाँ पे जो राइट है क्लेम है, एक दावा, और यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन है। राइट, जो राइट्स हैं, जो व्यक्ति के अधिकार हैं, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। राइट्स को हम इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी भी देख सकते हैं। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, जो फंडामेंटल राइट्स में आप देखें, आपको जो आर्टिकल 25 दिया गया है, या आर्टिकल 19 आप देखें, जितने भी अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वतंत्रता, कुछ कोई लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक इंडिविजुअल को इम्पावर करते हैं, उसको सशक्त बनाते हैं। तो इसको हम शक्ति के तौर पे, एम्पावरमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें, तो राइट्स की अगर हम बात करें, राइट्स के कितने फॉर्म हैं? 4। पहला कौन सा, कि राइट्स को हम एक क्लेम के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा, स्टेट राइट को हम एक कंडीशन के तौर पे, एक स्थिति के तौर पे देख सकते हैं। और तीसरा, राइट को हम एक लिबर्टी के तौर पे, तीसरा जो जो कह सकते हैं, जो तीसरा फॉर्म है राइट्स का, वो एक लिबर्टी के तौर पे देख सकते हैं। और चौथा जो है, हम एम्पावरमेंट के तौर पे, उसको शक्ति के तौर पे देख सकते हैं। तो ये
अलग अलग कंडीशन हैं या अलग अलग फॉर्म्स हम कह सकते हैं अधिकार के हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये सारी डिफिनीशन को अगर समराइज़ करें तो ये है कि अधिकार क्या है, दो चीज़ें, मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं कि ये सामाजिक दावे हैं जिसको एक व्यक्ति के दावे हैं, क्लेम्स है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और राज्य उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। और अगर कंडीशन के तौर पर हम देखें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बिना जो है एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, अपने पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। और फिर अगर हम आगे बात करें तो थियरी ऑफ स्टेट के बारे में बात करें, मैंने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव लेवल पे थियरी ऑफ स्टेट, इसमें बेसिकली जो जो पहली थियरी है, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जिसको प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत भी कहते हैं, उसको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और मैं पेपर का भी एनालिसिस कर रहा था। मैंने CUET के पेपर, JNU PhD एंट्रेंस, JNU और DU का जो PhD एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है, नेट का और TGT PGT के जो एग्ज़ाम होते हैं, उस सारे पेपर्स को मैं देख रहा था। तो वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक जहाँ आपके लिए कंपाइल किया है। और बेसिकली आज का जो सेशन है वो इसी बारे में है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जो प्राकृतिक अधिकार है। वो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आप जो राइट्स के जो फॉर्म है, जो स्वरूप हैं अलग अलग, जो उसके वेरिएंट्स, उसको आप समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट को, जो प्राकृतिक अधिकार की जो अवधारणा है उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल राइट्स की, तो प्राकृतिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, एक्चुअली ये जो नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये सही मायने में ना आप देखेंगे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट, अगर हम बात करें, आप उसमें जानते हैं, आप जानते हैं हॉब्स के बारे में। हॉब्स हैं, लॉक हैं और रूसो हैं। ये बेसिकली 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज हैं। और इनकी थियरी में आपको एक चीज़ कॉमन दिखती है, वो क्या है? स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मतलब प्राकृतिक अवस्था के बारे में ये बात करते हैं। एक्चुअली ये जो थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, ये कहीं ना कहीं जो डिवाइन थियरी, एक्चुअली ये जो थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स है ना, ये ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ इस आप देखें, जब ओरिजिन ऑफ स्टेट की आप बात करते हैं तो आप डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा होगा आपने, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। और डिवाइन ओरिजिन में क्या है कि स्टेट किस एक गॉड मेड इंस्टीट्यूशन है, गॉड ने, ईश्वर ने उसको बनाया है। और ये जो थियरी है वो इंडिविजुअल से ये इस बात की डिमांड करती है कि लोग जो है, जो राजा है, जो कि गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके कमांड को माने। वहाँ पे क्या कि एब्सोल्यूट सबमिशन है, लोग अपने अधिकारों को समर्पित कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम जब बात करते हैं नेचुरल राइट्स के बारे में और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, तो ये जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये इस बात का विरोध करती है, इस बात को रिजेक्ट करती है कि जो स्टेट कोई गॉड में इंस्टीट्यूशंस हैं। स्टेट को लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आप यही देखते हैं कि उसका क्रक्स ये है कि स्टेट जो है क्या है, ये एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से बनी हुई है। स्टेट क्या है? एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। और चूंकि जब ये इंस्टीट्यूशन है, ये जो मैन मेड है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या किया, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ये रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखेंगे, प्राकृतिक अवस्था के बारे में देखेंगे स्टेट ऑफ नेचर में। और स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रह रहे हैं, वो कुछ फ्रीडम्स को, कुछ राइट को, कुछ लिबर्टीज़ को जो है इंजॉय कर रहे हैं। वो कुछ अधिकार हैं जिसको नेचर ने उनको प्रोवाइड किया है। हालांकि आप हाब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखेंगे, वहाँ भी नेचुरल राइट्स के बारे में बात होती है, लॉक में और रूसो में, सब में। लेकिन जो प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स की हम बात करें, उसके जो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं वो हैं जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में, जो 1689 में पब्लिश हुई थी, इस बुक के अंदर में जो है थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जो प्राकृतिक अधिकार की जो सिद्धांत है, उसको डिफेंड किया, उसको प्रपोज किया। और ये कहते हैं कि अधिकार जो हैं वो मनुष्य को नेचर ने, गॉड ने प्रोवाइड किए हैं। और ये कैसे हैं
ये राइट्स कैसे हैं अपने आप में? ये राइट्स अपने आप में यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक है, इनएलिनेबल है, मतलब इसको इंसान के व्यक्तित्व के से, उनकी पर्सनैलिटी से अलग नहीं किया जाता। और ये किसी भी सरकार के ऊपर या किसी भी सोसाइटी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं है। मतलब क्या? मतलब अगर सरकार मौजूद है तब भी, ना मौजूद है तब भी, कोई सोसाइटी मौजूद है तब भी, और ना मौजूद हो तब भी ये जो राइट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? और नेचुरल राइट्स थ्योरी का सीधा सा एक क्लेम ये है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो उसको नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद फिर क्या होता है कि स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है उसका यही काम है कि वो उन राइट्स को, जिन राइट्स को लोग स्टेट ऑफ नेचर में प्राकृतिक अवस्था में सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करे। अगर अब बात करें कि वो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको स्टेट ऑफ नेचर में प्राकृतिक अवस्था में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके पास था, वो अधिकार कौन कौन से थे? तो वो 3 अधिकार थे: राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर में जो है लोगों के पास 3 अधिकार थे। और लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद से जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, वो इसीलिए हुआ कि स्टेट जो है व्यक्ति के इन अधिकारों को, किसको? राइट टू लाइफ को, राइट टू लिबर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को, ये तीनों राइट्स को जो है डिफेंड करे, उनकी रक्षा करे। और इसीलिए जो है स्टेट को बनाया गया है। बेसिकली जो राइट्स हैं इनको डिफेंड करने के लिए स्टेट को बनाया गया है। और चूँकि स्टेट को इन्हीं राइट्स को, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए जो स्टेट के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो क्या हैं? वो लिमिटेड हैं। वो जब बात करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शन की बात करते हैं, जब गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं जॉन लॉक, तो ये कहते हैं कि लॉ जो स्टेट के जो फंक्शन है वो कैसे होने चाहिए? वो लिमिटेड होने चाहिए। क्योंकि स्टेट को इसीलिए बनाया गया है कि वो व्यक्ति एक इंडिविजुअल की लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। और इन तीनों राइट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट है लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, लॉ के हिसाब से, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट है वो राइट टू प्रॉपर्टी है। इवन राइट टू जो लाइफ है और राइट टू लिबर्टी है, ये किसमें इंक्लूड है? राइट टू प्रॉपर्टी में। मतलब कह सकते हैं कि तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट राइट है वो राइट टू प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, बल्कि ये इसी के अंदर इंक्लूड है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि स्टेट लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनके राजनीतिक दर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा राइट है जो बाकी 2 राइट्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है? तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी इंक्लूड है। मतलब ये प्रॉपर्टी को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। एक्चुअली क्या कि ये जो, अगर एक व्यक्ति को के पास प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है ना, तो फिर उसकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है लॉ के हिसाब से। और वो मानते हैं कि ये जो राइट्स हैं उसी का जो है इंटीग्रल पार्ट्स हैं। और चूंकि वो लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि स्टेट का जो, एक्चुअली आप देखें जो लॉ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो है, पहले कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से क्या बनती है? सिविल सोसाइटी बनती है, नागरिक समाज बनता है। यहाँ से भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 2 समझौते थे। पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों का आपस में होता है, एक मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, और इससे सिविल सोसाइटी बनती है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके बीच में होता है? गवर्नमेंट के बीच में होता है और सिविल सोसाइटी के बीच में होता है। और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के ऊपर कम से कम अथॉरिटी को, पावर को एक्सरसाइज करे और उनकी राइट, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लिबर्टी को, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। इन केस अगर जो गवर्नमेंट है उनके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल होती है, इन केस अगर
ये जो गवर्नमेंट है, ये अगर फेल होती है तो लोगों को इस बात का अधिकार है कि उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करे, उसको उखाड़ करके फेंक दे और उसके यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट को, एक नई सरकार को जो है इस्टेब्लिश करें। तो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हुए, प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात करते हुए, लॉक जो है राइट टू रिवॉल्यूशन को भी प्रपोज करते हैं कि लोगों को ये अधिकार है कि अगर ये जो गवर्नमेंट, लोगों की बनाई हुई जो गवर्नमेंट है, अगर उनके अधिकारों को डिफेंड नहीं कर पा रही है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो लोगों को इस बात का हक है कि वो उनको उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करें और उसकी जगह पे एक नई गवर्नमेंट को बना सकें। तो एक तरीके से देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये जो नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसमें उसका फर्दर हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर कि राइट टू रिवॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को इस बात का अधिकार है। और हॉब्स में को अगर हम देखें या लॉक को देखें और रूसो को देखें, तीनों थिंकर्स जो है बात कर रहे हैं नेचुरल राइट्स के बारे में, लेकिन जो सबसे सही तरीके से डिफेंड किया है वो किसने किया है? लॉक ने किया है। और इसका जो इम्पैक्ट हम देखते हैं कि लॉक ने ये जो नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया, उसका इम्पैक्ट हम जो है थॉमस जे थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। और आप जानते हैं जेम्स जेम्स मेडिसन को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कहाँ का? अमेरिका का। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का जो संविधान है, उसके फादर के तौर पे जेम्स मेडिसन को जाना जाता है। और आप देखिए अमेरिका में ये जो डिक्लेरेशन हुई थी ये लोगों के अधिकारों को लेकर के, उसका भी इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन के फिलॉसफी पर, उनके चिंतन पे, उनके आइडियाज़ पे जो है लॉक का हम इन्फ्लुएंस देखते हैं कि लॉक का ये जो नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसने जो है जेफरसन को जो है इन्फ्लुएंस किया। और उन्होंने जो ये ड्राफ्ट बनाया था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसमें क्लियरली क्या मेंशन है? उसमें लिखा है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है डीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल एंड इंडोर्ड विथ सर्टेन अनएलिनेबल राइट्स। मतलब सभी व्यक्ति जो है समान, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, मतलब ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है और उनको कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। कैसे हैं वो? अनएलिनेबल है, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसके उन अधिकारों से उन लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये तीन अधिकार हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और सुख की कामना का। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मतलब सुख की कामना का। ये तीन राइट्स ऐसे हैं। और इसके अलावा हम बात करें, जेम्स मेडिसन की बात करें, जेम्स मेडिसन ने एक पेपर लिखा था, फेडरलिस्ट पेपर। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया कि फेडरलिस्ट पेपर को किसने लिखा था? तो फेडरलिस्ट को जेम्स मेडिसन ने लिखा था और उसके को ऑथर और कौन कौन से थे? अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे और जॉन जे थे। मतलब इन्होंने जो है मेडिसन और अलेक्जेंडर और जॉन जे, इन तीनों ने मिलकर के जो है फेडरलिस्ट पेपर लिखा था। और अमेरिका में आप देखते हैं जो शुरुआती जो अमेरिका में 10 संशोधन हुए और उसके ज़रिए से उसमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया, उस पर भी हम देखते हैं कि लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो ओवरऑल ये जो लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, काफ़ी इन्फ्लुएंस चल रहा है। और उसका हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी से, उनके राजनीतिक दर्शन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। और अगर हम बात करें और भी थिंकर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है थॉमस हॉब्स भी बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में। थॉमस पेन का आपने नाम सुना होगा, वो भी बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में। इसके बाद जीन जैक्स रूसो को मैंने आपको बताया, और ये सारे थिंकर्स की जो बुक है मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। और ये जो पीडीएफ है इसका मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ, तो जिनको अगर इसका पीडीएफ नहीं मिला तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक थिंकर को बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, ह्यूगो ग्रोसियस के बारे में। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बेस पे जो है इंटरनेशनल, उनको आप जानते हैं उनकी बुक है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस।
और उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तौर पे हम जानते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। और वो भी नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं, उसमें राइट टू सेल्फ डिफेंस भी इंक्लूड करते हैं और आइडिया ऑफ जस्ट वार। तो ओवरऑल क्या है कि हम देखते हैं कि ये जो थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स है अपने समय की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियोरी रही है राइट्स की, और जिसमें जिसके ज़रिए से जो थिंकर्स हैं उन्होंने डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट की का जो कॉन्सेप्ट है उसको चैलेंज किया, और उसके अलावा जो लिमिटेड गवर्नमेंट का जो आइडिया है उसको लोगों के सामने उन्होंने रखा कि ये जो स्टेट है अ, इसका एक ही मकसद है, एक ही मकसद से इसको बनाया गया है, वो ये कि वो व्यक्ति की लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। स्टेट कोई डिवाइन क्रिएशन नहीं है, बल्कि क्या है कि ये मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। मनुष्यों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से सामाजिक समझौते के माध्यम से इस संस्था को बनाया है, और ये संस्था जो है इसका जो कार्य हैं, जो इसकी एक्टिविटीज़, जो फंक्शन हैं, वो लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड इन द सेंस ये कि इसको बस इन्हीं राइट्स को जो है डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, और इन केस अगर ये इन राइट्स को डिफेंड करने में फेल होती है तो फिर लोगों को इस बात का अधिकार है कि वो क्रांति के माध्यम से, रिवॉल्यूशन के ज़रिए से इस गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंक दें और उसकी जहाँ पे एक नई सरकार को जो है वो इस्टेब्लिश करें। तो आई थिंक इस सेशन में इतना ही है, और अगर हम देखें यहाँ से, अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि कहाँ-कहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें बताना आसान हो सके। जैसे कि अगर आप बात करें थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में, तो लास्की की जो डेफिनेशन है, इसे अभी रिसेंटली 2019 में जो पेपर हुआ था, उस 2019 के पेपर में लास्की की ये डेफिनेशन थी, और लास्की की ये जो डेफिनेशन है, ये अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसको भी मल्टीपल टाइम से टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है। और उसके अलावा बोसांके की जो डेफिनेशन है, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई नोट्स में, जैसे कि ये जो बुक है जॉन लॉक की, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और जो ये जो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये भी हॉब्स की जो बुक है उसके बारे में। और हॉब्स जो है प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट लोगों को प्रोवाइड किया गया था उसमें कौन सा था? राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण का अधिकार, इसको हिंदी में कहते हैं राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण का अधिकार जो है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जीन जैक्स रूसो की जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप जितनी भी बुक्स हैं इनका जो है इनको याद करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि बुक कब पब्लिश होती है। आरपीएससी का राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में जो है रूसो मतलब अधिकार को कैसे देखते हैं, तो रूसो का एक कॉन्सेप्ट है जनरल विल, और उसमें आप देखें अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसके बारे में बात करते हैं। तो उनके लिए ये है कि लोगों को सही मायने में अधिकार तब मिलते हैं, या अपने अधिकारों को सही मायने में वो तब इस्तेमाल करते हैं जब वो सामान्य इच्छा के जनरल लेवल के आदेश को मानते हैं। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है और जनरल लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, इससे भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे आप देखें इमैनुअल कांट की ये जो बुक है ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, ये बुक 1785 में पब्लिश हुई थी। इसमें एक मॉरल ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे मॉरल ग्राउंड पे, मॉरल बेसिस पे जो है इमैनुअल कांट व्यक्ति के अधिकारों को डिफेंड करते हैं। और वो क्लियरली अपनी फिलॉसफी में उन्होंने क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि जो मनुष्य है वो अपने आप में क्या है कि वो अपने आप में एक एंड है, अपने आप में एक उद्देश्य है, और उसको किसी भी और मकसद के लिए, किसी भी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं, ही आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल हैव इनहेरेंट वर्थ एंड शुड बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्व्स रादर देन एज मीन्स टू एनी एंड। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस का जो ये जो बुक है, जिसको ह्यूगो ग्रोसियस ने लिखा है, जिसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तौर पे हम जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ
कौन है? तो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है? ह्यूगो ग्रोसियस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें इन्होंने राइट टू सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा के अधिकार को, और आइडिया ऑफ जस्ट वार को जो है उन्होंने डिफेंड किया है। बाकी ये जो सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और